चलो आ गए। ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्या? तो इससे इतने नहीं क्वेश्चन नहीं नहीं, आएंगे? अभी थर्ड नहीं, अभी तो इससे कुछ ही हुए हैं। अब ये तो अभी चैप्टर में से चल रहा था मैं, अब क्वेश्चन आंसर पे आ रहा हूँ, है ना? क्या क्या पूछ सकता है वो। ओके सर। चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। और 3 लोग बच गए, है ना? इतने 2 चैप्टर ठीक है ना? इतनी चीजें भी याद रखोगे काफी रहेगा, है ना? ओके सर। एक और बचे, है ना? एक और बचे, आने दें इनको। यहाँ किसी को नाखून खाने की आदत है क्या? नहीं सर। अच्छी बात है, खाना भी नहीं चाहिए। नहीं, कुछ लोगों को रहती है नाखून खाने की बहुत ज्यादा आदत रहती है, पता है? और फिर वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। क्या? नहीं नहीं, मेरे को नहीं है। मैं बता रहा था कुछ लोग यहाँ पे दिख जाता है ना कोई नाखून खाता है तो। चलो ठीक है, आगे आगे मानव के ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, कि मानव के अंदर में कौन सा प्रजनन पाया जाता है, तो लैंगिक प्रजनन पाया जाता है ना। मानव कैसा है, तो क्या है यहाँ पे, सजीव प्रजक है वो, है ना। मानव के अंदर में निषेचन कौन सा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक कैसे होते हैं, तो नर युग्मक मादा युग्मक हमने क्लियरली बोला है कि अगुणित ही होते हैं, है ना। फिर युग्मनज कैसा होता है, युग्मनज की बात आ गई तो कैसा युग्मनज बोल दो, तो वो भी कैसा रहता है, द्विगुणित ही रहता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्त्री में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर में संपन्न होता है। और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे होता है, एम्पुला के अंदर होता है ना। इतनी चीज याद रखना है बेटा यहाँ से। एम्पुलर स्टिमस जंक्शन पर होता है ना? एम्पुलर स्टिमस जंक्शन पर मेन नहीं, मेन एम्पुला वाले इसमें आ जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन वाला जब आएगा तब बताऊंगा कैसे कहाँ होता है ना। अभी ऑब्जेक्टिव पे याद रखो। अगर वो बोलता है कहाँ, तो फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन रहा तो फैलोपियन ट्यूब, अगर उसमें भी रहा तो क्या होना है, एम्पुला में होना है। और एम्पुला में भी अगर एम्पुला वाला फिलहाल यहाँ ऑप्शन नहीं रहना, इसलिए जो उतनी नहीं, तो एम्पुला और स्थाइमस जॉइंट पे होना है। ठीक है, एम्पुला स्थाइमस, है ना। ठीक है, पर यहाँ इतना ऑप्शन नहीं आएगा, या तो सीधे फैलोपियन ट्यूब आएगा या एम्पुला वाला ऑप्शन रहेगा, है ना। अभी हम 12th के हिसाब से चल रहे हैं बेटा, 12th के हिसाब से, जो अभी 11 को पेपर होना है ना, उस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर शुक्राणुजनन, है ना। तो शुक्राणुजनन में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे अवस्था याद रखना है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया रहती है, इसके अंदर में सबसे पहली अवस्था गुणन अवस्था आती है। गुणन अवस्था से क्या होना है, इसमें समसूत्री विभाजन होना है और यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया बन जाना है ना। उसके बाद में क्या होना है, जो स्पर्मेटोगोनिया है ये, इसमें क्या होना है, वृद्धि होना है, विकास होना है, पोषक पदार्थ जमा होना है। फिर दूसरी अवस्था आती है यहाँ पे वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में क्या बनना है, यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट बनना है। और ये स्पर्मेटोसाइट भी अभी कैसे रहते हैं, द्विगुणित रहते हैं। इनके अंदर भी क्या होना है, समसूत्री विभाजन चलना है। फिर यहाँ से चालू हो जाती है परिपक्वन अवस्था, और इसी अवस्था के टाइम में इसमें क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो एक कोशिका से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो ये समसूत्री विभाजन चल रहा था उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जा रहा है। और टोटल हम एक कोशिका की बात करें तो एक कोशिका से क्या हो जाना है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद में यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाना है। और ये जो स्पर्मेटिड रहते हैं ये कैसी संरचनाएं होती है, गोल संरचनाएं होती है। फिर
इसमें क्या होता है, लास्ट जब परिपक्वन अवस्था चलती है, इस परिपक्वन अवस्था की लास्ट स्टेज में क्या होता है, इसमें कायांतरण होता है। और कायांतरण में क्या चीज हो जाती है, जो स्पर्म रहता है उसके ऊपर में एक पूंछ का निर्माण हो जाता है, और ये जो अचल संरचना बनी थी, ये अचल संरचना पूंछ के निर्माण से चल संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, याद रखने वाली चीज की यहाँ पर पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है शुक्राणु जनन में, है ना। फिर बारी आती है शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना में क्या चीज हो रही थी, सामने साइड में एक्रोसोम रहता है, जिसके अंदर में गोल्जी बॉडी रहते हैं, जिसके अंदर में पाचक एंजाइम रहते हैं। फिर इसका ये हेड वाला भाग, हेड वाले भाग में क्या चीज रहना है, अनुवांशिक पदार्थ रहना है। इस अनुवांशिक पदार्थ के दो और क्या होना है, दो अर्धचंद्राकार संरचनाएं रहती है जो मिचैटी कहलाती है। फिर यहाँ से नेक वाला रीजन चालू हो जाता है। नेक में क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल रहते हैं, और इनमें के पास वाला जो रहता है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है, दूर वाला जो रहता है वो डिस्टल कहलाता है। फिर इसका मिडिल पीस चालू हो जाता है। मिडिल पीस में क्या होते हैं, बहुत सारे माइट्रोकांडिया होते हैं, और माइट्रोकांडिया का कार्य होता है इस शुक्राणु को एनर्जी देना। तैरने के लिए फिर एनर्जी लास्ट वाला भाग क्या हो जाता है, टैल हो जाता है। इसी के अंदर में यहाँ पे एक्सियल फाइबर रहते हैं जो इसकी बॉडी को एक सहारा प्रदान कर देते हैं, और इसमें माइट्रोकांडिया बहुत ज्यादा संरचना में रहते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पे माइट्रोकांडिया के क्या है, बादल है। फिर नीचे साइड में जहाँ से टैल स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक सर्पिलाकार यहाँ पे एक सेंट्रियोल रहता है, और इसका क्या कार्य है ये अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, तो शुक्राणु की संरचना, अब शुक्राणु की संरचना आई बेटा, तो ये बनाना है। शुक्राणु जनन पूछा तो ये वाली संरचनाएं बनानी है। ठीक है, ये वाला आरेख बनाना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं, बहुत लोगों ने गड़बड़ करी है। अभी ऐसी गड़बड़ मत करना। संरचना बोला शुक्राणु का, संरचना तो ये शुक्राणु जनन बोला या स्पर्मेटोजेनेसिस बोला, तो ये चीज बनाना है। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बेटा बिल्कुल भी। फिर जैसे आज का पेपर आया था उस हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आएगा, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे शुक्राणु जनन अंडाणु जनन आएगा, या तो फिर शुक्राणु की संरचना आ जाएंगी। ठीक है, और ये भी कुछ रहे थोड़ा सा हाई आ गया तो सीधी सी चीज है मादा जनन की संरचना, और बहुत ही सरल आया तो एक ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे लिंग निर्धारण का। तो लिंग निर्धारण में वो क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा कि समाज में लड़कियों के जन्म के लिए कौन माता उत्तरदायी नहीं है, इस कथन को सिद्ध करो, है ना। तो इसके लिए हमको यहाँ पे ये क्रॉस भी बनाना पड़ेगा। क्रॉस बनाओगे तो उसमें हमको ये क्रॉस करके बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि जहाँ पे वाय गुणसूत्र जाता है वो संतान कैसी होती है, लड़का उत्पन्न होती है। मतलब क्या चीज हो रही है कि जो लड़के का जन्म है वो किसके कारण हो रहा है, पिता के कारण हो रहा है, ना कि माता के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला बेटा क्रॉस बना देना है। ठीक है, ये एक्स हो गए, दो संतानें, यहाँ पे लड़की हो गई। ठीक है, ये बन जाएगा ना। यहाँ पे मेरे पास वो माउस पैड वगैरह अच्छे से नहीं है तो अच्छे से। ठीक है, तो ये क्रॉस कर बनाते हुए बताना है बेटा। ठीक है, ठीक है, अरे बोलो। हाँ, ओके सर। ठीक है। उसके बाद में वृषण का पिछला भाग जिसमें शुक्राणु जनन नलिका खुलती है, शुक्राणु जनन नलिका रेट ऑफ टेस्टिस कहलाता है ना। ये ऐसे यहाँ पे वृषण है, वृषण के अंदर में यहाँ पे बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और ये क्या कहला रही है, शुक्राणु जनन नलिका है। फिर ये सब नलिकाएं क्या हो रही थी, एक जगह पे आके ऐसे मिल रही थी, और एक क्या बना रही थी, यहाँ पे वृषण जालक बना रही थी, है ना, टेस्टिस नेट बना रही थी, और यही चीज क्या कहला रही थी, यहाँ पे रेट ऑफ टेस्टिस कहलाती है। ठीक है, रेट टेस्टिस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जब 45 से 50 वर्ष की आयु में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है, तो वो स्टेज क्या कहलाती है, रोजानुवृत्ति या मोनोपास कहलाती है। ठीक है, रोजानुवृत्ति या मोनोपास कहलाती है। ठीक है, और जो
ग्राफी पुटिक है। ग्राफी पुटिक कौन, हमने नानू जब वो ओरी के अंदर में रहता है ना, और जब बाहर आने वाला रहता है, तो जैसे यहाँ पर क्या हो रही थी, ये ओरी बनी हुई थी, और वो ग्राफिक पुटिक कहाँ आया था, यहाँ पर आता है। तो जस्ट जब ये यहाँ पर आता है और सेकेंडरी oocyte अवस्था में रहता है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है, तब वहां से सेकेंडरी oocyte निकलता है, और एक वो कहां पर जाके बन रहा था, फैलोपियन ट्यूब में जाके एक बन रहा था। ठीक है, फिर प्रथम स्तन्य या खीस क्या है, या कोलेस्ट्रम क्या है। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, पहला मदर का मिल्क होता है जो चिपचिपा यस सर। होता है, पीला होता है, गाढ़ा होता है, जिसमें एंटीबॉडियां उपस्थित होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे एंटीबॉडी उपस्थित होती है, और वो शिशु को बाहर से जो भी संक्रमण वगैरह आ रहा है उससे उसकी सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ पर बेबी का इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता है। फिर विदलन क्या है, तो विदलन का मतलब है जब यहाँ पे युग्मनज बना था, जाइगोट बना था, उस जाइगोट का समसूत्री विभाजन के द्वारा एक खोखली गेंद की जैसी संरचना, ब्लास्टोसाइट का या ब्लास्टोमियर का निर्माण करना क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। ठीक है, फिर एंडोमेट्रियम में ब्लीडिंग क्यों, मतलब एंडोमेट्रियम का क्या कार्य है, तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ब्लीडिंग होती है, और दूसरी चीज बेबी को जोड़ के रखने में, या जो इम्प्लांटेशन होता है, जो यहाँ पे मोरूला ब्लास्टुला बन रहा है उसका इम्प्लांटेशन होता है, और बेबी को मदर के साथ में जोड़ने के लिए प्लेसेंटे का निर्माण करती है ना, और ये किसके द्वारा यहाँ पे नियंत्रित होती है, तो FSH और LH के द्वारा है ना नियंत्रित होती है, उसी के द्वारा उसका टूटना बढ़ना निर्धारित होता है। फिर क्वेश्चन आता है, मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में सैक्रोटम में क्यों उपस्थित होते हैं, तो वो इसीलिए उपस्थित होते हैं कि शरीर से कम तापमान और ज्यादा से ज्यादा उसमें अच्छे और हेल्दी स्पर्मों का निर्माण हो सके। ठीक है, फिर प्लेसेंटा द्वारा अब भी बता दिया था HCG हार्मोन स्रावित होता है ना, HCG हार्मोन स्रावित होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण होता है। शुक्राणुओं के एक्रोसोम के अंदर में गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं, और गोल्जी बॉडी अगर ऑप्शन नहीं रहा तो वहां पे रहेगा एंजाइम, तो एंजाइम पाए जाते हैं, और वो भी कौन से पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। इतना लंबा नहीं आएगा गोल्जी बॉडी, या तो फिर एंजाइम वाला ऑप्शन बन रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में मादा जनन की संरचना वो करना है। ठीक है, ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर से इतने ही थे। अब फोर्थ चैप्टर यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम भी देखते हुए चलना है बेटा, है ना। ठीक है, फोर्थ चैप्टर में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बन जाता है परिवार नियोजन कार्यक्रम जो था, प्रोग्राम जो था, वो क्या था, 1951 में चालू हुआ था, और 1977-78 में उसका नाम बदल के कर दिया था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। फिर RCH क्या होता है, रिप्रोडक्टिव परिवार नियोजन कौन से सन में स्टार्ट हुआ था, 1951, और उसका नाम परिवार नियोजन था तब। बाद में 1977 में उसका नाम बदल के कर दिया था परिवार कल्याण प्रोग्राम, है ना, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म याद रखना है, HIV का, एड्स का क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, HIV का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बेटा ह्यूमन HIV इम्यूनोडेफिशिएंसी बोला ना, वायरस सर, हाँ वायरस। ठीक है, अगला गिफ्ट का क्या है, गिफ्ट का गैमेट इंटरफ्लोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट का गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस, PID नहीं दिया बेटा, मत पलटाओ, यहाँ से दिख नहीं रहा, खैर कौन पलटा रहा है, पर मत पलटाओ, नहीं दिया ये सर। PID नहीं पता सर, PID तो दिया ही नहीं, जहाँ तुम पलटा रहे हो वहां पे।
pelvic नहीं पढ़ रहा inflammatory है। disease, इन्फ्लामेटरी pelvic डिसीज। inflammatory disease, ठीक है। एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस का मतलब क्या हो रहा है, एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के उसका परीक्षण करना क्या कहलाता है यहाँ पे, एमनियोसिंथेसिस। कितना कब करते हैं, 16 से 18वें सप्ताह के अंदर में कर लेते हैं। 20 से 30 ml या 10 से लेके 15 ml तक का फ्लूइड ले लेते हैं। एमटीपी का फुल फॉर्म बताओ, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली। कहाँ बनाई गई थी? सर ये शायद लखनऊ में हाँ बनाई थी। ठीक है, लखनऊ। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देना, ट्यूबेक्टोमी। और वैसेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को काट, हाँ फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। हाँ ठीक है। और वैसेक्टोमी में शुक्रवाहिनी को, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को, और वैसेक्टोमी से हाँ वास्ट डिफरेंस है, उसको काट के बांध देना। और वो किसमें हो रही है, मेल में। और जो ट्यूबेक्टोमी है वो कहाँ हो रही है, फीमेल में, है ना? ठीक है। फिर क्या है, एसटीडी, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। फिर इसमें याद रखना है, जेनाइटल हर्पीस किसके द्वारा होता है, तो हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है ना? फिर गोनोरिया किसके कारण होता है, निजीरिया गोनोरिया के कारण होता है। और सिफेलिस क्या किसके कारण होता है, ट्रोपोनीमा पैलेडियम के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी। टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ की एक मेथड है। शुक्राणु का स्टोरेज कितने टेम्परेचर पे करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। यहाँ पे कामिनी है ना, कामिनी पेज नंबर 167 निकालो बेटा, एडवाइजर में कामिनी है। कामिनी के सामने एडवाइजर है ना? एक सेकंड रुको बेटा। निकाल लिया सर। उस पे गोला मार देना, 176 लिखा है, 196 डिग्री सेल्सियस है ना? भगाना यार, वो चिंकी को भगाना, चिंकी। ठीक है, ठीक है। स्टील बर्थ का मतलब बता दो। मरे हुए बेबी को जन्म। हाँ, मरे हुए, सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर जो अदर मदर रहती है जिसके खुद के युग्मक नहीं होते, लेकिन वो बेबी का विकास के लिए हम जिसका यूज कर लेते हैं ना। चलो यहीं पर अब बारी आती है जो अदर क्वेश्चन है ना, कि विद्यालय में यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है ना? तो क्यों, ताकि हमको बीमारी के बारे, देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, रामायण लिखना है इसके ऊपर में, ठीक है? तो पहली चीज, कोई रोग कैसे हो रहा है, क्या लक्षण दिख रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या सावधानी रखना है, इस चीज के बारे में हम जानकारी देते हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको इन सारी चीजों से दिक्कत ना हो, है ना? तो उसके बारे में यौन शिक्षा जरूरी है। अब इसके बारे में जो लिख सकते हो वो लिख देना, है ना? दूसरी चीज, यौन शिक्षा क्यों जरूरी है, तो मेन तो यही है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज है वो ना हो, जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में फिजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये सारी की जानकारी होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो स्कूल है उसमें यहाँ पे सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। फिर जनसंख्या विस्फोट के कारण नियंत्रण के उपाय, है ना? तो ये सब जनरल क्वेश्चन है ना, ये खुद ही करना है। ठीक है, इस वाले चैप्टर से इतना ही है ना? हाँ, गर्भ निरोधक के दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, जी मचलना, पेट दर्द होना, ब्लीडिंग होना, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टरबेंस होना, ब्रेस्ट कैंसर होना,
ठीक है, कोई भी गर्भ निरोधक का हम यहाँ पे ज्यादा अगर यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। एमटीपी कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं एमटीपी? 12वें सप्ताह, है ना? 12वें सप्ताह तक। यस। ठीक है। एबॉर्शन का मतलब कृत्रिम रूप से बेबी को हटाना, या प्रेगनेंसी, बेबी नहीं, प्रेगनेंसी को हटाना, है ना? यस सर। ठीक है। फिर मेंडल की सफलता के कारण याद रखना है, सिंपल सा अगला चैप्टर चालू हो जाता है। मेंडल की सफलता के कारण, है ना? क्यों? अन्य कुछ लक्षणों को देख के किया था, है ना? बहुवर्षीय मतलब क्या मतलब क्या मटर कैसा पौधा है? 1 वर्षीय पौधा है ना? जो विपरीत लक्षण है वो कैसे बहुत ज्यादा उसमें एक दूसरे से अलग अलग है, स्पष्ट रूप से अलग अलग है ना? और उनने एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, और जो वो मैथ्स के थे इसीलिए उनके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे थे, और उनने एक बार में सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट किया था इसीलिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के द्वारा उनके नियमों को समझाना है, तो वो क्रॉस बनाते बनेंगे, क्रॉस बनाते बेटा, नहीं बनेगा ना तो आज बना के देख लेना। फिर मॉर्गन के कार्य पूछ लेगा, तो मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला के अंदर में एक संकर और द्विसंकर क्रॉस के द्वारा उसके अंदर में कौन सा म्यूटेशन हो रहा है और किस तरह से नई लक्षण कैसे आ रहे हैं, उन लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था, है ना? और सहलग्नता मतलब क्या चीज हो रही है, कोई भी जीनों की वो प्रवृत्ति जिसके कारण वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ में जाने की इच्छा रखता है, सहलग्नता कहलाती है ना। फिर क्रॉसिंग ओवर, समजात गुणसूत्रों के बीच में खंडों की अदला बदली क्या कहलाती है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। किस अवस्था में होता है अर्धसूत्री विभाजन की, मेटाफेज अवस्था की किस में होता है? जल्दी, मेटाफेज अवस्था की किस अवस्था में होता है? रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं समझ आई। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकेटिन। पैकेटिन अवस्था में होता है, ठीक है। फिर लिंग निर्धारण याद रखना है, मनुष्य के अंदर में वाय गुणसूत्र के कारण होता है, और या तो फिर याद रख लेना जो मेल रहता है वो मेल कैसा रहता है, विषम युग्मकी रहता है ना? कीट के अंदर में जो मेल रहता है वो विषम युग्मकी रहता है, जो पक्षी हो गया उसके अंदर में सम युग्मकी रहता है, ठीक है। फिर म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है अनुवांशिक पदार्थों में अचानक से हुआ वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, यहाँ पे म्यूटेशन कहलाता है ना, म्यूटेशन। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होने वाला एक रोग सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। हीमोफीलिया किसके कारण होता है, अप्रभावी जीन के कारण होता है। सिकल सेल भी अप्रभावी के कारण होता है, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन भी है वो, है ना, पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। फिर वर्णांधता और हीमोफीलिया वाले कोई एक कंडीशन पूछ लेगा, या तो फिर जो हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी, माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी है और संतान का ओ है, तो इसका बस सिद्धि कीजिए कि कैसे, तो क्रॉस बना के बताना है। तो उसमें क्या हो रहा था, माता के अंदर में जो आई जीन थे उसके अंदर में एक के ऊपर क्या था, आई ए और एक आई जीरो था, है ना, तब उसका ब्लड ग्रुप ए था, और पिता में क्या हो रहा था, आई बी और आई जीरो था, है ना। इसीलिए क्या हो रही थी, जो संतानें हो रही थी वो उसमें से क्या हो रहा था, एक संतान ओ ब्लड ग्रुप वाली हो रही थी, एक संतान ए बी वाली हो रही थी, और 2 संतान ए और बी वाली हो जा रही थी, ठीक है। ठीक है बेटा। फिर आती है यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। तो जीनोटाइप का मतलब हो रहा है कि जीनों का स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिनोटाइप का मतलब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, आकार, रंग, रूप। जीनोटाइप कैसा होता है, वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, लेकिन फिनोटाइप वातावरण के अनुसार बदल सकता है, और जीनोटाइप के कारण ही फिनोटाइप नियंत्रित होता है, और फिनोटाइप के कारण जीनोटाइप होता है, लेकिन एक लंबे समय के परिवर्तन के बाद ही फिनोटाइप के कारण जीनोटाइप परिवर्तित होता है, नहीं तो वो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण अभी पीछे साइड में ही बताया था, तो वो ठीक है, क्रॉस बना के बता देना है। वंशावली विश्लेषण क्यों करते हैं, तो वंशावली विश्लेषण हम क्यों करते हैं,
वंशावली विश्लेषण में हम क्या कर रहे थे यहाँ पे कि जो भी मनुष्य वगैरह है, खासकर मनुष्य में जो भी चलते रहता है, जो भी नई जनरेशन आती है उसमें कौन सा लक्षण कहाँ पे जा रहा है, वो लक्षण हमको देखने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें नैतिक रीजन आ जाता है कि हम भाई बहन की शादी नहीं करवा सकते, इसीलिए हम वंशावली चार्ट का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, फिर याद रखना है बिंदु परिवर्तन, ये तो बता दिया है ना। वंशावली विश्लेषण में अलग अलग ये जो ग्राफ होता है ना, वो हमको चार्ट बनाना सीखना, ये ऐसे बना के भी बताना पड़ेगा। मेल फिर फीमेल हो रहा है, फिर दोनों को यहाँ पे ज्वाइंट करना है, फिर उनके यहाँ पे बेबी उत्पन्न करवाना है ना। कोई मर गया तो उसके ऊपर हमको ब्लैक कर देना है पूरा, है ना। तो ये जो सिंबल वाला है, ये हमको सिंबल बना के भी वहां पे अगर वो बोलता है तो बनाना है, नहीं तो फिर नहीं बनाना है। ठीक है। फिर और ऑब्जेक्टिव में मक्के के द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 20 है, तो अगुणित कितनी हो जा रही है ना। तो हैप्लॉइड में कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाना है ना। हैप्लॉइड बोला बेटा उसने, हैप्लॉइड बोला है। फिर एक लिंग संलग्न रोग बताना है, तो एक लिंग संलग्न रोग बताना है, मतलब कोई भी बता दो, हीमोफीलिया या वर्णांधता, है ना। और हीमोफीलिया में क्या चीज हो रही थी कि वहां पे ब्लीडिंग नहीं रुकती है, उसको कोई भी इंजरी हो रही है तो, है ना। और वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस में क्या चीज हो रही थी, उसको हरे और लाल रंग के बीच में अंतर समझ नहीं आता है। ठीक है। फिर थैलेसीमिया भी क्या है, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। ठीक है। और मॉर्गन ने अनुवांशिकी का अध्ययन किसके ऊपर में किया था, तो ड्रोसोफिला के ऊपर में। बस इतनी ही ऑब्जेक्टिव बेटा। और अगर लास्ट आया तो फिर आएगा डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या रहता है, XY गुणसूत्र के कारण और 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी रहती है। ठीक है, ठीक है बेटा, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। ठीक है। इतनी ही ऑब्जेक्टिव है, इतनी क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, 5 चैप्टर खत्म बेटा। ओके सर। किसी को कोई डाउट है कहीं पे, यहाँ तक 5 चैप्टर तक तो बोलो। ये 5वें चैप्टर समझ नहीं आया सही से, पर क्या क्या समझ नहीं आया सही, इसमें मतलब बहुत कम समझ में आया है। तो यहाँ से देखो, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर याद रख लो। एक सेकंड, कौन, निकिता का पेपर है क्या बेटा कल, मतलब बायो का? नहीं सर, नहीं तो अभी नहीं समझना सर। नहीं अपने को, देखो अभी बस सुनते हुए चलना है। ये अपन जो आज सेशन कर रहे हैं, ये मेन हम 12th वालों के लिए कर रहे हैं ना, इनका कल परसों एग्जाम है। ये अभी जब हमारी एक्सप्लेनेशन क्लासेस चलेंगी तो उसमें तो होना ही है ना। ये अभी हम 12th के जो ये अभी पेपर हो रहा है ना 11 को, उस पेपर के लिए भर चल रहा है बेटा। सर ओके सर। सर अब इसमें कितने बच्चे 12th के पेपर वाले? 12th के बच्चे का कितने हैं, काफी है। सर 7 तो बच्चे ही है कुल अभी इसमें, 7 तो बच्चे स्वाति ही है, है। वैशाली है, त्रिवेणी गई, कामिनी अभी तक थी सर वो कुल भी 2 गई, और दीक्षा है। सर कुल दो है, दीक्षा नहीं है इसमें। कुल 7 तो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, मतलब 6 ये है टोटल इसमें। C086 कौन है? C086 ठीक है ना। जहाँ बोले सर। हैं कुछ लोग, अगर कुछ लोग यूट्यूब वाले भी है तो ठीक है, कर देते हैं रिपीट, ओके और सर। क्या है। फिर तो जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है वो तो चलती ही रहेगा, है ना। यस सर, अभी तो बस ये 6th चैप्टर तक ही पढ़ाओगे ना अभी तो? बस आज लास्ट तो अभी 6, 6th हाँ चैप्टर तक हाँ रिवीजन हाँ, होगी ना? क्योंकि बस फिर क्या कल यस मॉर्निंग सर, वाले यस सर। सेशन में खत्म कर देना है, और शाम वाले में फिर यस एक सर। बार स्पीड में और थोड़ा सा देख लेना है। ओके सर। बस इनके मेन क्वेश्चन देख लेते हैं और मेन ऑब्जेक्टिव, बस इतना ही है। चलो, फिर 6 चैप्टर में डीएनए आरएनए में अंतर, सिंपल सा, या तो फिर आ गया तो वॉटसन और क्रिक का मॉडल आ जाएगा जो सिंपल वाला है। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही, नेटवर्क फुल है फिर भी। हाँ अब है, अब ठीक है। यस सर, आ रही है।
ठीक है। Yes, डीएनए sir. आरएनए में अंतर या वॉटसन क्रिक का मॉडल। तो डीएनए में क्या चीज हो रही है, डबल स्ट्रैंड थे, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड थे। डीएनए के Single अंदर strand. में, हाँ डीएनए के इसमें क्या चीज हो रही थी, ये बता दो, सिंपल है, किसी को पता? हाँ कौन है, वैशाली? सब लोग है, वैशाली है, वैशाली अंतर बता दो बेटा। ठीक है। डीएनए में क्या चीज हो रही थी, सभी जीवों के अंदर में ये अनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए क्या होता है, सिर्फ वायरसों के अंदर में अनुवांशिक पदार्थ वायरस के रहता है अंदर ना। होता है ये ठीक सर. है। इसमें डबल स्ट्रैंड था, इसके अंदर में ग्वानिन साइटोसिन से ही जुड़ रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं रहता है, सीक्वेंस कंफर्म नहीं रहता है कि कौन किसके द्वारा जुड़ रहा है, बस उसमें एक सीक्वेंस चलते रहता है ना। दूसरी चीज, जो डीएनए है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, और आरएनए में मॉलिक्यूलर वेट उसका कम रहता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल रहता है। सिल ठीक है। जुड़ता है ये सर. फिर उसके बाद में एक न्यूक्लियोटाइड अणु में क्या क्या होते हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है, यहाँ पे पेंटोज शर्करा रहती है, एक बेस पेयर रहता है और एक फास्फेट समूह रहता है, और न्यूक्लियोसाइड में शर्करा रहती है और एक बेस पेयर रहता है। ठीक है, इतनी चीज याद रखना उसका। अनुलेखन अनुवादन। अनुलेखन मतलब क्या हो रहा था, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना, और mRNA का अनुवादन में निर्माण करना. एमआरएनए से mRNA से प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण करना. होना है ना। अनुवांशिक कोड, Yes, sir. अनुवांशिक कोड में क्या हो रहा था, जो अमीनो अम्लों को नियंत्रित कर रहे थे, प्रोटीनों को नियंत्रित कर रहे थे, वो क्या थे, यहाँ पे ट्रिपलेट कोड थे, जिसमें यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक के बने हुए हो रहे थे, और ये डीएनए में एक सीक्वेंस में रहते हैं और एक किसी अमीनो अम्ल को नियंत्रित करते हैं। और फिर कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, कॉमा रहित होते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, है ना। दूसरी चीज AUG क्या है, स्टार्टिंग कोडान रहता है, और जो UAA, UAG और UGA ये स्टॉप कोडान रहते हैं, और ट्रिपल U क्या रहता है, यूनिवर्सल कोडान रहता है। ये इनकी होगी विशेषता है, तो विशेषता याद रखना है। ठीक है। फिर सर डीएनए ये कोड फिंगर, डबल रिपीट कर दीजिए. क्या सर ये कोड बताए ना, वो डबल से रिपीट कर हाँ, दीजिए. जो AUG है वो क्या है, मिथियोनिन है, और स्टार्टिंग कोडान है, अनुवादन स्टार्ट करता है, अनुलेखन अनुवादन को स्टार्ट करता है। और UAA, UAG और UGA ये क्या है, स्टॉप कोडान, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडान भी बोलते हैं। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आती है। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज क्यों करते हैं, किसी भी अपराधी वगैरह की पहचान में, पेरेंट्स का पता लगाने में, किसी भी डीएनए का सीक्वेंस कैसा है, डीएनए मैपिंग के लिए। ठीक है। फिर एचजीपी याद रखना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसमें मानव के जीनोम के बारे में जानकारी, कौन सा कहाँ प्रेजेंट है, किस लक्षण के लिए उत्तरदायी है, और नए जो डाटा स्टोर करना है उसके लिए नए सॉफ्टवेयर वगैरह, नई टेक्निकों को डेवलप करने के लिए एचजीपी चलाया गया था, है ना। ठीक है। ओके सर. फिर डैस्ट्रोफिन याद रखना है, जो सबसे बड़ी जीन है मनुष्य की, वो क्या है, डैस्ट्रोफिन है ना। और मनुष्य के अंदर में लगभग 30,000 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरी। सेंट्रल डोग्मा, Yes, sir, Alex सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना चाहिए, लेकिन वापस क्या हो जाता है, डीएनए बन जाता है। तो ये चीज क्या कहला रही है यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसकी खोज किसने करी थी, टैमिन और बाल्टीमर ने, और इसी को क्या बोलते हैं, टैमिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, टैमिनिज्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को। यस सर. और क्या है इस चैप्टर से पूछने लायक, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है यार, क्लीन है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अनुवांशिक डिक्शनरी में कितने कोड है, तो कितने कोड है, 64 कोड है ना। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है। सेंट्रल डोग्मा क्रिक ने दिया था। न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फास्फेट समूह। ठीक है।
लेक ओपेरॉन सर में ये एक बार प्रेरक अणु ऑब्जेक्टिव क्या होता रिपीट है? कर दीजिए। हाँ, लेक ओपेरॉन में प्रेरक अणु क्या होता है? तो लैक्टोज होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फास्फेट समूह है। एंटीकोडान किस पे उपस्थित होते हैं? तो टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडान रहते हैं, है ना। आरएनए राइबोसोम के अंदर में क्या रहता है? जो आरएनए रहता है वो सबसे बड़ा रहता है और सबसे लेट विघटित होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक्स जैफरी ने ऑटो रेडियोग्राफी में नारंगी कलर दिखाई देता है। कौन सा अभिरंजन के लिए कौन सा केमिकल का यूज करते हैं? तो इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। डीएनए के औछेपन के लिए ठंडा एथेनॉल यूज करते हैं, ठीक है। एमआरएनए में कैपिंग और टैलिंग का क्या महत्व है? तो कैपिंग पे क्या रहता है? यहाँ पे मेथाइलेटेड ग्वानिन रहता है जो उसको गति करने में, राइबोसोम की ओर जाने में मदद करता है, केंद्रक से बाहर निकालने में उसको मदद करता है और राइबोसोम के साथ में अटैच होने में हेल्प करता है। टैलिंग का मतलब, टैलिंग की क्या क्या भूमिका होती है एमआरएनए के अंदर में? तो टैलिंग में यहाँ पे एडेनिन रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, तो वो भी उसको विघटित होने से रोक देता है एमआरएनए को, ठीक है। और सर एयूजी ये सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? लेक ओपेरॉन के प्रेरक अणु क्या है, ये बता दीजिए। सेंट्रल डोग्मा क्रिक ने दिया था। लेक ओपेरॉन के अंदर में प्रेरक अणु लैक्टोज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टैमिनिज्म और बाल्टीमर ने दिया था। सर ये बताया था ना न्यूक्लियोटाइड का कुछ? हाँ, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? तो नाइट्रोजनी क्षारक होता है और शर्करा होती है। और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फास्फेट ग्रुप होता है। डीएनए की ऋणात्मक प्रवृत्ति फास्फेट समूह के कारण होती है। डीएनए का अम्लीय प्रभाव या अम्लीय प्रवृत्ति फास्फेट समूह के कारण होती है, ठीक है। ठीक है, डीएनए का अम्लीय प्रभाव किसके कारण होता है? फास्फेट समूह के कारण। फास्फेट समूह, ओके सर। ठीक है बेटा, इतना ही था, खत्म चैप्टर। इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। ओके सर। ठीक सर है, एक बार न्यूक्लियोटाइड रिपीट कर दीजिए। न्यूक्लियोटाइड में एक रहता है नाइट्रोजनी क्षारक, एक रहता है सुगर और एक रहता है फास्फेट समूह टाइड में, और साइड में नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा, ठीक है। चलो ठीक है, यस सर। ठीक है। फिर कल मॉर्निंग में 9 o'clock ही मिलते हैं, उसमें बाकी के चैप्टरों का रिवीजन, ठीक है। ओके सर। देख मासी क्या बता